Dear students, very good morning. You welcome again in this class. BA पार्ट सेकंड की इस क्लास में हम नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आर्थिक समानता से संबंधित सामान्य जो बातें थी उनका अध्ययन पिछली क्लास में किया था, जिसमें महिला पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी बातें शामिल थी। और राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि संपत्ति और उत्पादन वितरण के संसाधनों का एक केंद्रीकरण या एकीकृत रूप में वो नहीं हो, अपितु सभी की आवश्यकताएं समान रूप से पूर्ण होनी चाहिए। इसी तरह नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो अगले बिंदु हैं वो गांधी जी की विचारधारा से साम्यता रखने वाले या गांधी जी के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत वो इस प्रकार से हैं। गांधी जी का लक्ष्य था कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए और किसी देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए वहाँ के प्रत्येक नागरिक का आत्मनिर्भर होना सबसे पहली आवश्यकता है। गांधी जी ये चाहते थे कि बहुत बड़े उद्योगों और फैक्ट्रियों कल कारखानों की स्थापना से पहले अपने नज़दीकी क्षेत्र में कुटीर उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए, जिससे गरीबी और बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। तो गांधी जी ने जो विशेष बातें इसमें गांधी जी की विचारधारा से संबंधित जो बिंदु सरकार के द्वारा या संविधान निर्माताओं के द्वारा अपनाए गए वो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य पंचायतों का संगठन करेगा और पंचायतों के संगठन में व्यक्ति को राजनीतिक सहभागिता का मौका मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति इतना समर्थ या इतना सक्षम नहीं है कि वो केंद्र सरकार तक अपनी पहुंच बना सके, जबकि व्यक्ति अपनी नज़दीकी राजनीतिक संस्थाओं से संवाद कर सकता है, अपनी समस्याएं बता सकता है, उसमें आसानी से वो सहभागिता रख सकता है। तो राज्य की ये व्यवस्था, राज्य के द्वारा ये व्यवस्था होगी कि वो पंचायतों की स्थापना करेगा और उन पंचायतों में सभी वर्गों के विशेष जो आरक्षण के प्रावधान है उनका भी ध्यान रखा जाएगा और नागरिकों को राजनीतिक मूल्यों की स्थापना में उनको सहभागी बनाया जाएगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार ये प्रावधान किया गया कि राज्य कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देगा, क्योंकि कुटीर उद्योग धंधे कम संपत्ति में और कम लोगों के द्वारा संचालित किए जा सकते हैं और इनके द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, उन्हें गरीबी से निजात मिलती है। इसी तरह भारत कृषि और पशुपालन पर आधारित कंट्री है। कृषि और पशुपालन का यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान भी है और यहाँ की 70% जनसंख्या आज भी कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न रहती है। तो अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करेगा, अर्थात कृषि में उन्नत और आधुनिक तरीके अपनाकर उत्पादन वृद्धि का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह पशुपालन में भी उनके आहार से लेकर और सभी प्रक्रियाओं में आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाएगा, ताकि इनका प्रतिफल हमें अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। इसी तरह अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य नशीली वस्तुओं के प्रयोगों को औषधियों के अतिरिक्त प्रतिबंधित कर देगा, क्योंकि नशीली जो चीज़ें हैं वो व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध करती है और एक व्यक्ति यदि उसका व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है तो वो राष्ट्र के लिए जो उसको योगदान देना चाहिए था वो योगदान नहीं दे पाता है। तो राज्य के द्वारा ही इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि औषधियों के अतिरिक्त नशीली पदार्थों का सेवन कोई नहीं कर सके। इसके लिए विशेष प्रोविजंस राज्य के द्वारा किए जाएंगे।
इसी तरह अनुच्छेद 49 अर्थात 49 राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व वाले जो स्मारक और जो स्थान हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान करेगा, ताकि हम अपने ऐतिहासिक विरासत और अपनी जो समृद्ध परंपरा है उसको सहेज कर रख सकें और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भारत की समृद्ध परंपरा को जान सके। इसी तरह अनुच्छेद 50 के द्वारा राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाएगा, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका यदि उससे संलग्न होगी तो उस राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका या अन्य प्रकार के संस्थाओं से स्वतंत्र होना सबसे पहली आवश्यकता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में कार्य करने के लिए उस पर किसी भी प्रकार के कोई दबाव नहीं रहने चाहिए। तो राज्य के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रह सके, दोनों का अपना कार्य क्षेत्र हो और न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यपालिका का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी तरह अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सारे देश के लिए एक समान दीवानी और फौजदारी कानून बनाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि पूरे देश में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। पूरे देश में एक प्रकार के अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करे कि पूरे देश में दीवानी और फौजदारी मामलों से संबंधित जो कानून है वो एक समान होने चाहिए। इसी तरह नीति निर्देशक तत्वों में जो आगे सिद्धांत है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले, क्योंकि व्यक्ति शांति प्रिय व्यक्ति है। मानव हमेशा शांति में रहना चाहता है। युद्ध वो मजबूरी वश या अग्रिम शांति स्थापना के लिए ही स्वीकार कर सकता है, अन्यथा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति युद्ध नहीं है अपितु शांति स्थापना है। इसी तरह मानव जब शांति प्रिय है, मानवों का समूह ही राज्य है और विभिन्न राज्य जो विश्व स्तर पर स्थापित हैं सभी का लक्ष्य है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भ्रातृत्व भाव के साथ, बंधुता के साथ रहने चाहिए। तो हमारी नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ प्रोविजंस राज्य के लिए इस प्रकार के किए गए कि आने वाले समय में राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और सुरक्षा स्थापित हो सके और सभी जो राज्य हैं आपस में भाईचारे के साथ रह सके, कोई किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सके और युद्ध जैसी प्रवृत्तियों को सभी त्याग दें, ताकि ये जो विश्व स्तर पर एक जो सभ्यता है इसे सुरक्षित रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। प्रत्येक राज्य इस लक्ष्य को निर्धारित करेगा कि वो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भंग होती हो या किसी अन्य राज्य की सुरक्षा जिससे भंग हो। जब हर एक राज्य इस प्रकार का आचरण करेगा तो विश्व स्तर पर शांति को भंग करने जैसे कार्य समाप्त प्राय से हो जाएंगे। इसी तरह राज्यों के मध्य न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध। कोई भी राज्य एकाकी उसमें नहीं जी सकता, उसे दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने होते हैं। तो ऐसे में राज्यों के बीच जो संबंध होंगे वो इस तरह के होंगे कि हर एक राज्य का उसमें सम्मान निहित हो, किसी का भी अपमान उसमें नहीं हो और न्याय पर आधारित हो। अर्थात संबंध इस प्रकार के होंगे कि हर एक राज्य को इक्वल रूप में ट्रीट किया जाए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो। इसी तरह नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का पालन करना, क्योंकि हर राज्य की चाहे स्थलीय सीमा हो या वायु सीमा,
या समुद्री सीमा हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और जब सीमाएं आपस में जुड़ी है तो स्वाभाविक रूप में कुछ टकराव भी उत्पन्न होने की अ, अ, वो रहती है संभावनाएं। तो ऐसी स्थिति में राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी संधियां और ऐसे समझौते किए हैं, तो प्रत्येक राज्य का ये दायित्व होना चाहिए कि उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का ईमानदारी पूर्वक पालन करे। भारत ने भी अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस प्रकार की व्यवस्था की कि भारत राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की गई संधियों और कानूनों का ईमानदारी पूर्वक पालन करेगा और अपनी ओर से पहल करके किसी संधि या समझौते को भंग करने का कार्य नहीं करेगा। अगला जो बिंदु अंतर्राष्ट्रीय शांति से जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णय द्वारा निपटाया जाएगा। अर्थात जब दो या कुछ राष्ट्रों के बीच विवादास्पद स्थिति हो तो उस स्थिति को इस तरह से नहीं कि वो युद्ध जैसी या विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सके, अपितु अन्य राज्यों की सहायता लेकर, अन्य राज्यों की मध्यस्थता लेकर, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि पंच निर्णय द्वारा, तो दूसरे राज्यों की मध्यस्थता के द्वारा आपसी झगड़ों का समाधान किया जाना चाहिए ताकि युद्ध जैसी प्रवृत्तियां उत्पन्न नहीं हो सके। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सर्वाधिक महत्व की चीज है, क्योंकि विश्व स्तर पर जब शांति रहेगी तो प्रत्येक राज्य उस शांति के वातावरण में अपने स्तर पर भी प्रगति और विकास के आयामों को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह कुछ नए सिद्धांत भी इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़े गए हैं। जैसे अनुच्छेद 39 की धारा F को बदल दिया, अर्थात इसका उद्देश्य बच्चों और नव युवकों को शोषण से बचाना, उनके स्वस्थ विकास के लिए उपयुक्त अवसर और सुविधाएं देना, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आगामी भारत के कर्णधार होंगे, तो उनको स्वस्थ विकास के अवसर मिल सकें, उपयुक्त अवसर मिल सकें और उन्हें शोषण से बचाया जा सके, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रणाली मिले, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छे रहन सहन की स्थितियां मिले। इस तरह की स्थितियां राज्य के द्वारा उत्पन्न की जानी चाहिए, क्योंकि जो आज के बालक हैं वो आने वाले भारत को संभालेंगे। इसी तरह आर्टिकल 39 में ए जोड़ा गया और इसमें समान न्याय दिलाने, मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि न्याय से जुड़े कानून देश में विद्यमान है, लेकिन इन कानूनों का जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो सभी के लिए समान रूप में होना चाहिए। एक जैसे अपराध के लिए सभी को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अनपढ़ हो या शिक्षित हो, सभी को समान रूप में दंड मिलना चाहिए। ये नहीं है कि कोई धनाढ़ वर्ग से जुड़ा व्यक्ति है, उसको सेम अपराध करने पर उसे कम मात्रा में दंड मिले और एक ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति को, जो कि कानून की भाषा नहीं समझता, उसे अधिक दंड मिले। इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जाएगी, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्यों के प्रति एक ये अपील ही थी कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे आगामी समय में, तभी इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया। यदि राज्य के लिए ये बाध्यकारी उसी समय होते तो शायद इन्हें मूल अधिकारों जैसा विशेष महत्व मिलता, लेकिन फिर भी ये मूल अधिकारों से किसी भी रूप में कम नहीं है। भारत सरकार ने सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों का अपने इस सक्षम स्तर पर पूर्ण रूप से अनुपालन किया है। अनुच्छेद 43 में 43 जोड़ा गया और इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था है, क्योंकि कर्मचारियों के बिना कोई भी उद्योग नहीं पनप सकता, नहीं फल फूल सकता। तो ऐसे में उद्योगों केवल कर्मचारियों का कार्य काम करना ही नहीं, अपितु जो मैनेजमेंट है उसमें भी कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। अर्थात कर्मचारियों से संबंधित कोई रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, उसमें
कर्मचारियों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रबंध के स्तर पर जो व्यक्ति बैठते हैं उन्हें कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति का कोई नॉलेज नहीं होता। कर्मचारियों की स्थिति से कर्मचारियों का प्रतिनिधि ही अवगत करा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 48 में 48 बी जोड़ा गया और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का इसमें प्रावधान रखा गया। अनुच्छेद 45 में संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का दायित्व होगा। अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा। ये नीति निर्देशक तत्व विभिन्न उसमें हमने अलग अलग सिद्धांतों में देख लिए, लेकिन इनकी कई बार जैसे आलोचना के दृष्टिकोण से हम देखें, मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उनके लिए राज्य के विरुद्ध भी व्यक्ति न्यायपालिका से संरक्षण मांग सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए एक ऐसे निर्देश हैं जो उनसे अपेक्षा की गई है कि राज्य अपनी नीतियों में इन निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन उनके लिए कोई बाध्यकारी चीज नहीं है। तो इसके आलोचना के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि इनके पीछे वैधानिक शक्ति का अभाव है। और वैधानिक शक्ति के अभाव को जैसे केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अर्थात चेक है, लेकिन वो ऐसा चेक है, बैंक चाहे तो उसका भुगतान करे या नहीं करे। यहाँ पर बैंक से सीधा तात्पर्य हमारी सरकार से है या राज्यों से है। तो हमारे जो भारत सरकार है इन्हें लागू करे या न करे वो उनकी इच्छा पर है, लेकिन वास्तविक संदर्भ में देखा जाए तो भारत सरकार ने इन्हें पूर्ण रूप में लागू करने का प्रयत्न किया है। आलोचना में इन्हें अस्पष्ट और अतार्किक भी बताया गया है। एक प्रभुता संपन्न राज्य में ये अस्वाभाविक, क्योंकि ये कहा जाता है कि राज्य आंतरिक और बाहरी रूप में पूर्ण रूप में स्वतंत्र है। तो ऐसे में राज्यों के लिए इस प्रकार के निर्देश कुछ अतार्किक से प्रतीत होते हैं। इसी तरह अव्यावहारिक एवं अनुचित, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बार बार रिपीट की गई लगती है और कुछ चीज़ें व्यवहारिक भी प्रतीत नहीं होती। संवैधानिक द्वंद्व का ये कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन उस विवाद में नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी रूप में कमतर नहीं आंका गया है। इसी तरह अल्टीमेटली इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले इसका महत्व भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इनके असंगत और अतार्किक होने का तर्क कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये अतार्किक होते तो अब तक इनकी आवश्यकता नहीं होती और इनका पालन राज्य के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा मूल अधिकारों के समकक्ष इन्हें भी वैल्यूएबल माना गया है और इनके द्वारा वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हुई है, जो कि लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसी तरह इनके पीछे जनमत की शक्ति, क्योंकि जनमत ही किसी भी देश की सरकार और वास्तव में लोकतंत्र का बैकबोन कहा जाता है जनमत। तो इनके पीछे जनमत की शक्ति है। जनमत के द्वारा इन्हें चाहा गया, इन्हें सराहा गया। तो जनमत जहाँ पर हो उस चीज़ को अतार्किक असंगत नहीं माना जा सकता। चरम सीमाओं से रक्षा, नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व, संविधान की व्याख्या के रूप में शासन का मूल्यांकन, कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। अर्थात राज्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति वर्ग विशेष के द्वारा किसी अन्य के शोषण का आधार कोई नहीं बन सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जो बेसिक चीज़ें आवश्यक है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति को उपलब्ध कराई है और आर्थिक और सामाजिक रूप में समानता स्थापित करने का प्रयत्न इसमें किया गया है। इसमें धरती से आकाश तक वन्य जीव, स्वच्छ हवा, शुद्ध वायु, अच्छा स्वास्थ्य, इन सब की व्यक्ति को एक पूर्ति हो सके, इसके लिए राज्य के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए।
तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की तुलना में कमतर नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये मूल अधिकारों के पूरक के रूप में कहे जा सकते हैं और दोनों मिलकर व्यक्ति का संपूर्ण उसके व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं और व्यक्ति को नागरिक के रूप में जो कुछ वैल्यूएबल राज्य की ओर से मिलना चाहिए, ये दोनों मिलकर उसकी पूर्ति करते हैं। तो आज हमारा नीति निर्देशक तत्वों का चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।